हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हार्मोन्स और फेरोमोन्स की एनिमल बिहेवियर में। किस तरह से हार्मोन्स और फेरोमोन्स प्राणियों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं या प्राणियों के व्यवहार को बदल सकते हैं। किसी भी प्राणी के व्यवहार को आप कैसे परिभाषित करते हैं? हमारा बिहेवियर क्या है? हमारा बिहेवियर बेसिकली एक तरह की रिएक्शन है जो हम किसी भी स्टिमुलस के प्रति हम जब कोई रिस्पॉन्स देते हैं तो वही हमारा बिहेवियर कहलाता है। ये स्टिमुलस इंटरनल भी हो सकते हैं, हमारे बॉडी के अंदर के चेंजेस भी हो सकते हैं, या हमारे आसपास के एनवायरमेंटल के जो कंडीशंस हैं या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी हो सकते हैं। तो इनके रिस्पॉन्स में जब भी हमारा कोई रिएक्शन होता है उसी को हमारा बिहेवियर कहा जाता है। जैसे जब एनिमल या ह्यूमन थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं या टायर्ड हो जाते हैं, तो उसके बाद जब सोने की क्रिया करते हैं या सोने का रिएक्शन देते हैं तो उसी को हम स्लीपिंग बिहेवियर कहते हैं। या एनिमल जब भूखा होता है तो उसके बाद वो अपना खाना ढूंढता है, उसको जब खाता है तो ये उसका सर्चिंग बिहेवियर और फीडिंग बिहेवियर कहलाता है। तो इस तरह से जो एनिमल्स के बिहेवियर हैं वो अलग अलग तरह से कैटेगराइज किए जा सकते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे प्राणी रिप्रोडक्टिव बिहेवियर दिखाता है, शो करता है, जिसमें वो मीटिंग करेगा अपने पार्टनर के साथ, या मेल जो है वो फीमेल के साथ या फीमेल मेल के साथ इंटरेक्ट करेगा। ऐसे ही नेस्ट बिल्डिंग वाला बिहेवियर है जिसमें आपने पक्षियों को देखा होगा तिनके चुन के अपना नेस्ट बनाते हुए। माइग्रेटिव बिहेवियर होता है जो कि फिशेस में देखा जाता है या बर्ड्स में देखा जाता है। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाना, बहुत लंबी दूरी तय करके भी माइग्रेशन करना। इसके अलावा पेरेंटल केयर, अपने बच्चों की सुरक्षा करना, उनका ध्यान रखना, उनके पालन पोषण का उनको नर्चर करना, ये सारे बिहेवियर। और साथ ही में एग्रेसिव बिहेवियर, टेरिटोरियल बिहेवियर, जब मतलब जहाँ प्राणी रहता है उस आसपास के क्षेत्र को वो खुद का मान के उस क्षेत्र की सुरक्षा करता है, उसकी रक्षा करता है, उसमें किसी और प्राणी को प्रवेश नहीं करने देता। तो ये सारे जो बिहेवियर हैं ये हार्मोन्स और फेरोमोन्स के द्वारा प्रभावित होते हैं। और जीवन के हर क्षेत्र में, हर एस्पेक्ट में हमारा जो व्यवहार है वो हार्मोन्स से प्रभावित होता ही है। तो हार्मोन्स जो है वो बहुत क्लोजली इंटरलिंक्ड होते हैं एटलीस्ट ह्यूमन बिहेवियर से। तो अगर हम बात करें हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स में सबसे पहले हम देखेंगे टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेनली मेल्स में सिक्रीट होता है, लेकिन कुछ मात्रा में फीमेल्स में भी पाया जा सकता है। और इसकी मात्रा फीमेल में बढ़ने पर जो मेल वाले फीचर्स हैं, मेल का जो बिहेवियर पैटर्न है वो फीमेल्स में दिखाई देने लगता है। टेस्टोस्टेरोन मेनली डोमिनेंस, कॉम्पिटिटिवनेस को दिखाता है। जैसे हम देखते हैं कि मेल थोड़े डोमिनेटिंग होते हैं या वो कॉम्पिटिटिव ज़्यादा होते हैं, एग्रेसिव ज़्यादा होते हैं। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये उनके हार्मोन का असर होता है। और हाई लेवल हार्मोन्स जो हैं, हाई लेवल जो टेस्टोस्टेरोन की बात अगर हम करें तो रिस्क टेकिंग बिहेवियर अगर आप किसी भी इंडिविजुअल में देखते हैं तो वो टेस्टोस्टेरोन का ही असर होता है। इसके अलावा सेक्सुअल बिहेवियर, जो सेक्सुअल ड्राइव है वो भी टेस्टोस्टेरोन और जो भी गोनाडियल हार्मोन्स होते हैं, चाहे टेस्टोस्टेरोन हो चाहे ईस्ट्रोजन हो, उसके कारण देखा जाता है। नेक्स्ट हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से और इसको हम बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये बेसिकली हमारे आसपास के जो भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनके साथ हमारा जो व्यवहार होता है, जैसे हम प्रेम पूर्वक रहते हैं, सब कॉर्डियली रहते हैं, वो व्यवहार कहीं ना कहीं ऑक्सीटोसिन के द्वारा ही प्रभावित होता है, उसी के द्वारा रिलीज़ होता है। ये एक दूसरे में ट्रस्ट, एम्पैथी और साथ ही में जो पेरेंटल केयर की फीलिंग है उस तरह के व्यवहार को ऑक्सीटोसिन ही दिखाता है, उसी के द्वारा दर्शाया जाता है। ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन भी कहलाता है। और जो कपल्स होते हैं या जो मेल फीमेल हैं उनमें आपस में एक तरह का बॉन्डिंग, उनमें आपस में मोनोगैमी, उनमें परस्पर जिस तरह का व्यवहार देखा जाता है, पेयरिंग देखी जाती है, वो हमेशा ऑक्सीटोसिन के कारण ही होती है। ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो हैं वो सोशल बॉन्डिंग वाले हार्मोन हैं, नर्चरिंग बिहेवियर वाले हार्मोन हैं। और इन हार्मोन के ज़्यादा होने से ही हम एक तरह से सॉफ्ट कॉर्नर हमारा दूसरों के लिए होता है, हम उनका ध्यान रखने वाला, बहुत केयर करने वाला जो बिहेवियर है वो दर्शाते हैं। जब भी आप मदर्स को देखते हैं, जो न्यूली डिलीवर्ड जो मदर्स हैं, उनमें आप देखोगे कि अपने शिशु के प्रति एक बहुत विशेष प्रेम होता है। या कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने शिशु की रक्षा के लिए एग्रेसिव भी हो जाते हैं। तो ये एग्रेसिव बिहेवियर भी कई बार ऑक्सीटोसिन के कारण ही होता है।
कॉर्टिसोल कॉर्टिसोल हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होता है। ये कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ये सभी हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन की कैटेगरी में आते हैं। ये हार्मोन प्राणी में तब स्रावित होते हैं जब वो किसी मुश्किल स्थिति में हो, किसी खतरे में हो, तब ये हार्मोन स्रावित होकर उस प्राणी को उस खतरे से, उस मुश्किल स्थिति से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। इन हार्मोन्स को फ्लाइट और फ्राइट हार्मोन भी कहते हैं, या हम इसको ये कह सकते हैं कि फ्लाइट और फाइट का जो रिस्पॉन्स है वो इन हार्मोन के द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब या तो जिस मुश्किल स्थिति में है वो उसका सामना करेगा, या वहाँ से पलायन कर जाने की जो स्थिति होती है, वहाँ से हट जाना, भाग जाना, इस तरह की स्थिति कॉर्टिसोल के द्वारा दर्शाई जाती है। कॉर्टिसोल के लेवल हाई होने पर एंजाइटी का बढ़ना और अलर्टनेस का बढ़ना, इसके साथ साथ में हार्ट रेट बढ़ जाना और जो लाइफ सेविंग जो एक्टिविटीज़ है उस पे फोकस आ जाना। मतलब आसपास बाकी जो नॉन एसेंशियल चीज़ें हो रही है जिनका इतना महत्व नहीं है, उसकी बजाय जो लाइफ सेविंग स्किल है, लाइफ सेविंग एक्शंस है, उस पर फोकस आ जाता है जब भी कभी कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा हो जाता है। इसका आप उदाहरण ऐसे समझ सकते हैं कि आप अगर किसी जंगली क्षेत्र में हैं, उसमें भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और सामने अगर कोई जंगली जानवर आ जाता है तो एकदम से आपके अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन स्रावित होता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है और हृदय की धड़कन तेज़ हो जाना, और एकदम आप में इतनी फुर्ती आ जाती है कि या तो आप उस जानवर का सामना करते हैं या फिर आप वहाँ से भागने वाली जो क्रिया है, भागने का रिएक्शन, भागने वाला बिहेवियर दर्शाते हैं। नेक्स्ट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन गोनैड से स्रावित होते हैं और ओवरी से स्रावित होते हैं, और ये मेनली विमेन में, मेनली लेडीज़ में या मादा में, फीमेल्स में रेगुलेटरी और रिप्रोडक्टिव बिहेवियर दर्शाते हैं। ये हार्मोन हमेशा सेक्सुअल मैचुरेशन, फीमेल में सेक्सुअल मैचुरेशन, लिबिडो, मेटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कारण मेंस्ट्रुएशन साइकिल, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज जैसे जो माइलस्टोन्स होते हैं किसी भी फीमेल की लाइफ में, उसको ये सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं। और इन पीरियड्स के दौरान, चाहे प्रेगनेंसी का पीरियड हो, चाहे मेंस्ट्रुएशन वाला पीरियड हो, चाहे मेनोपॉज का पीरियड हो, ये जो समय होता है इसमें इमोशनल स्टेबिलिटी या इमोशनल जो फ्लक्चुएशन है वो इन हार्मोन के लेवल से डिसाइड होता है। नेक्स्ट इज बायोरिदम्स, या हमारी दैनिक जो गतिविधियां हैं, या हमारा दैनिक साइकिल जो होता है जिसको हम साइकाडियन रिदम्स भी कहते हैं। हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड पाई जाती है मटर के दाने के समान, जो पीनियल ग्लैंड कहलाती है। इस पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है। ये हार्मोन हमें रोशनी और अंधेरे का ज्ञान करवाकर, या उसकी रोशनी और अंधेरे का जो साइकिल है उसमें हमको ढाल कर हमारा सोना और जागना, इसको नियंत्रित करता है। तो इसी कारण से सोने और उठने के जो क्रम के कारण ही हमारी पूरा दैनिक जो क्रियाएं हैं वो उसमें चलती है, दैनिक क्रियाएं, और हमारा बिहेवियर भी उससे कंट्रोल होता है। इसके अलावा पीनियल ग्लैंड से सेरोटोनिन हार्मोन का स्रावण होता है। सेरोटोनिन को हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। जब इस हार्मोन का लेवल प्राणी में काफ़ी ज़्यादा है तो प्राणी अच्छा महसूस करता है, खुश महसूस करता है, आनंदित रहता है। लेकिन अगर सेरोटोनिन का लेवल एक मात्रा से कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में प्राणियों में डिप्रेशन और डलनेस और एक तरह से बिल्कुल जैसे जीवन या जीने की इच्छा ख़त्म हो जाना, इस तरह की स्थितियाँ देखी जाती हैं। तो हार्मोन्स जो हैं वो हमारे व्यवहार को, हमारे जीवन को, हमारे हर एक्शन को प्रभावित करते हैं, हमारे मूड को। ये इस तरह के मैसेंजर्स, केमिकल सिग्नल्स होते हैं, इस तरह के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि हमारे इमोशंस को, हमारे मूड को इन्फ्लुएंस करते हैं और हमारे स्पेसिफिक बिहेवियर को एलिसिट करवाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फेरोमोन्स की। फेरोमोन्स, अभी तक ह्यूमंस में कोई फेरोमोन पर्टिकुलरली अलग से आइसोलेट नहीं किया गया है, लेकिन डेफिनेटली मैमल्स भी फेरोमोन्स स्रावित करते हैं। मैमल्स के अलावा जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, उनमें इनका रोल बहुत ज़्यादा होता है। फेरोमोन्स मेनली सेक्सुअल अट्रैक्टेंट की तरह काम करते हैं। जो मेल फीमेल इंसेक्ट हैं या मेल फीमेल एनिमल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए बॉडी से बाहर कुछ केमिकल स्रावित करेंगे, ये फेरोमोन्स कहलाते हैं। जैसे सिल्क मॉथ, फीमेल सिल्क मॉथ जो है वो बॉम्बिकॉल नाम का फेरोमोन स्रावित करती है, जिससे कि मेल सिल्क मॉथ उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और ये मेटिंग बिहेवियर दर्शाते हैं।
इसके अलावा सोशल बॉन्डिंग में या मैटरनल बॉन्डिंग में भी फेरोमोन्स का काफ़ी रोल है। और जब कई बार आपने देखा होगा कि जो मदर है वो अपने बेबी को या अपने बच्चे को, एनिमल्स में आपने नोटिस किया होगा, बच्चे को लिक करती है या उसको चाटती है कई बार, या बच्चा भी जो है वो माँ के आसपास उसको सूंघता रहता है, उसे चिपकता रहता है, तो ये कहीं ना कहीं बॉडी के द्वारा स्रावित फेरोमोन्स के कारण होता है। इसके अलावा मैमल्स में, पर्टिकुलरली ह्यूमन फीमेल्स के अंदर, जब कई फीमेल साथ रहती हैं तो उनका रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो सिंक्रोनस हो जाता है, ये भी फेरोमोन्स के कारण होता है। टेरिटोरी मार्किंग एंड अलार्म फेरोमोन्स, कई प्राणी ऐसे होते हैं जो अपना एरिया, अपने रहने का जो क्षेत्र है वो फेरोमोन्स के द्वारा मार्क करते हैं। जैसे आपने डॉग्स को देखा होगा या कई वाइल्ड एनिमल्स को देखा होगा, वो जगह जगह पर यूरिनेट करते हैं, अलग अलग जगह पे, जैसे किसी व्हीकल पे, किसी पेड़ पर, किसी घर के आगे यूरिनेट करते हैं, और इस यूरिनेशन के साथ उनकी बॉडी से फेरोमोन्स बाहर स्रावित किए जाते हैं जो कि उस क्षेत्र को, उस एनिमल का क्षेत्र दर्शाते हैं। इस तरह से वो एनिमल उस एरिया को मार्क कर देता है कि ये टेरिटरी मेरी है। तो एनिमल में टेरिटरी का मार्क करने के अलावा अलार्म फेरोमोन्स भी होते हैं। जैसे अगर किसी मधुमक्खी को अगर मार दिया जाए, या जो चींटियाँ कई बार ट्रेल बनाकर चल रही होती है, अगर किसी चींटी को कुचल दिया जाता है तो सारी आसपास की चींटियाँ एकदम से तेज़ दौड़ने लगती है, इधर उधर फैल जाती है, तो कहीं ना कहीं उनमें अलार्म फेरोमोन सिक्रेट हो जाता है, जिससे कि बाकी के जो भी प्राणी हैं वो अलर्ट हो जाएंगे, वो फ्लाइट और फाइट मोड में आ जाएंगे, या अपना एक तरह से डिफेंसिव ग्रुपिंग कर लेंगे। तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जो मधुमक्खियाँ हैं वो एक साथ छत्ते से उड़कर एक साथ अटैक करने के लिए आती है, तो कहीं ना कहीं अलार्म फेरोमोन के स्रावित होने से वो सब अलर्ट हो जाती हैं, उनमें जो फ्लाइट और फाइट ट्रिगर हो जाता है और वो दूसरों पर आकर अटैक करती है। इसी तरह सोशल इंसेक्ट्स जो होते हैं, जैसे मधुमक्खी है या टर्माइट है, या हम चींटियों में भी देखते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जब जाती हैं तो वो एक ट्रेल बनाते हुए जाती है, एक लाइन में चलती हैं, और एक चींटी अगर किसी तरफ गई है, कहीं फूड सोर्स है, तो दूसरी चींटी बहुत पीछे होते हुए भी अपने आप उस फूड सोर्स की तरफ पहुंच जाती है, क्योंकि इनके द्वारा ट्रेल फेरोमोन स्रावित किया जाता है जो इस एक लाइन में उपस्थित होता है और दूसरे प्राणी को संकेत देता है उस तरफ आने का। ऐसे ही मधुमक्खी के छत्ते में भी जो क्वीन बी है वो एक तरह का फेरोमोन स्रावित करती है, जो कि बाकी जो दूसरी मधुमक्खियां हैं या उसके छत्ते में पाए जाने वाले और जितनी भी कास्ट है उनको कंट्रोल करता है, और इसमें एक तरह का हायरार्की को स्थापित करता है। मतलब इनमें क्वीन बी जो है वो सबसे सुपीरियर होगी, और उसके अलावा इनमें हर बी को अपना अपना काम जो करना है वो फेरोमोन के द्वारा कंट्रोल कर लिया जाता है, उनका बिहेवियर कंट्रोल हो जाता है, जिससे कि वो अपना अपना काम संपादित करती रहती हैं। जैसे वर्कर बी है वो बाहर जाकर अपना नेक्टर लेके आएगी और शहद बनाएगी। इसके अलावा जो ड्रोन्स हैं वो अपना काम करते हैं। तो ये क्वीन बी के द्वारा जो फेरोमोन स्रावित होते हैं उन्हीं के कारण ये पूरा छत्ता एक तरह से संगठित रहता है और उसमें सभी काम होते रहते हैं। फेरोमोन्स दो तरह से एक्ट करते हैं। फेरोमोन्स दो प्रकार से प्राणियों के व्यवहार में बदलाव लाते हैं। पहला है रिलीजर फेरोमोन्स। रिलीजर फेरोमोन्स ऐसे होते हैं जो जब स्रावित होते हैं तो वो इमिडिएटली उसी स्पीशीज़ के दूसरे प्राणी के व्यवहार में बदलाव लाते हैं। मतलब इनका एक्शन जो होता है वो रैपिड होता है, इमिडिएट होता है, और एक्शन होने के बाद में ये फेरोमोन्स जल्दी डिग्रेड भी हो जाते हैं। इस कैटेगरी में आते हैं सेक्सुअल फेरोमोन्स, अलार्मिंग फेरोमोन्स और ट्रेल फेरोमोन्स। जब भी कोई दो प्राणियों को आपस में मेटिंग करनी होती है तो वो सेक्स फेरोमोन्स स्रावित करेंगे, या अगर कोई एक प्राणी कुचल गया है तो उसकी बॉडी से अलार्म फेरोमोन स्रावित हो जाता है, लेकिन ये फेरोमोन्स कुछ टाइम बाद में नष्ट हो जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि ये दूसरे जिस प्राणी को उत्तेजित कर रहे हैं वो लगातार उत्तेजना की स्थिति में रहेंगे। तो ये चीज़ें ना हो, ये स्थिति ना रहे, इसीलिए नेचर में ये व्यवस्था है कि ये फेरोमोन्स कुछ समय के बाद में अपने आप समाप्त हो जाएं। दूसरे टाइप के फेरोमोन्स होते हैं प्राइमर फेरोमोन्स। प्राइमर फेरोमोन्स बेसिकली लॉन्ग लास्टिंग फेरोमोन्स होते हैं। ये स्रावित होने पर इनका ऑनसेट या इनकी एक्शन जो है वो स्लो होता है, लेकिन इनका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होगा और लंबे समय तक इफेक्ट नज़र आता है। इस तरह की कैटेगरी में रिप्रोडक्टिव साइकिल वाले फेरोमोन्स, मैचुरेशन वाले या स्ट्रेस इंड्यूस्ड हार्मोनल फेरोमोन्स होते हैं।
प्राइमर फिरोमोन्स में हम मेनली बात करते हैं क्वीन हनी बी के द्वारा स्रावित किए जाने वाले क्वीन सब्सटेंस का। इस क्वीन सब्सटेंस के स्रावित होने के बाद जो आसपास की और हनी बीज हैं उस छत्ते की, उनके ऊपर धीरे धीरे असर होता है, लेकिन ये असर लंबे समय तक रहता है। जब तक क्वीन भी उस छत्ते में रहती है तब तक ये असर रहता है, और उसके प्रभाव में बाकी जो मक्खियाँ हैं वो धीरे धीरे अपना अपना काम करती रहती है और संगठित भी रहती है। जबकि रिलीजर फिरोमोन में हम देखते हैं अलार्म फिरोमोन या फिर चींटियों के द्वारा स्रावित किए जाने वाला फॉर्मिक एसिड, जो उनके कम्युनिकेशन में काम आता है। किसी एक डायरेक्शन में जब कोई चींटी चलती है तो वो फॉर्मिक एसिड स्रावित करेगी और ये कुछ समय तक वहाँ पर रहेगा, उसके बाद में ये अपने आप नष्ट हो जाएगा, जिससे कि एक तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट होने से बच जाता है। क्योंकि चींटियाँ लगातार चलती है, लगातार नए सोर्स ढूंढती है, तो वो जब नई दिशा में जाएगी तो नया ट्रेल बनाएगी और पुराना ट्रेल धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से जो फिरोमोन्स हैं वो भी प्राणियों के व्यवहार पर असर डालते हैं। अब हम बात करते हैं हार्मोन्स और फिरोमोन्स में अंतर क्या है, किस तरह का डिफरेंस है। तो हार्मोन्स हमेशा इंटरनल केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर स्रावित किए जाते हैं। फिरोमोन्स एक्सटर्नल केमिकल मैसेंजर्स हैं, ये हमेशा यूरिन के साथ, स्वेट के साथ या सलाइवा के साथ बॉडी के बाहर स्रावित किए जाते हैं। हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम में या प्राणी के रक्त के अंदर रक्त वाहिनियों में स्रावित किए जाते हैं, जबकि फेरोमोन्स एनवायरनमेंट में बाहर की तरफ छोड़े जाते हैं। जब भी कोई प्राणी अपने एनवायरनमेंट से बाहर यूरिनेशन करेगा तो उसके यूरिन के साथ में, जैसे डॉग्स का हम एग्जांपल लेते हैं, तो उसकी यूरिन के साथ में एनवायरनमेंट में वो फेरोमोन आ जाता है, और जिस भी जगह यूरिन छोड़ा गया है वो उस डॉग की टेरिटरी या उसका एरिया दर्शाता है। जितने भी हार्मोन्स होते हैं ये हार्मोन एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित होते हैं, जैसे थायराइड, पिट्यूटरी या एड्रिनल ग्लैंड्स। फेरोमोन्स हमेशा एक्सोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होते हैं। यहाँ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड का आपको अंतर पता होना चाहिए। एंडोक्राइन ग्रंथियाँ ऐसी ग्रंथियाँ हैं जो अपना स्त्रावण या अपने प्रोडक्ट हमेशा ब्लड के अंदर छोड़ देती है। इनकी कोई भी डक्ट नहीं होती, तो इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ब्लड स्ट्रीम का यूज़ किया जाता है। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट होती हैं और इन डक्ट की सहायता से ये स्वेट में या स्टूल में या सलाइवा में अपने स्रावण छोड़ती हैं। स्पेसिफिसिटी, जितने भी हार्मोन्स हैं वो हार्मोन्स नेचर में स्पीशीज़ में कंजर्व्ड नहीं हैं। मतलब जो हार्मोन हमारे में पाए जाते हैं वो हार्मोन मंकी में भी होंगे कुछ हद तक, और मैमल्स जो हैं उनमें भी पाए जाते हैं या फिशेज़ में भी होंगे, जैसे पिट्यूटरी हार्मोन्स फिशेज़ में भी होते हैं। लेकिन फेरोमोन्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं, ये स्पीशीज़ स्पेसिफिक होते हैं, और एक स्पीशीज़ का जो फेरोमोन का केमिकल कंपोजिशन है वो दूसरी स्पीशीज़ से बहुत अलग होता है। तो स्पेसिफिसिटी हमेशा फेरोमोन्स की ज़्यादा होती है। इफ़ेक्ट या ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो कुछ हार्मोन्स का असर लॉन्ग लास्टिंग होता है, जबकि कुछ का असर शॉर्ट होता है, जैसे कि मूड स्विंग हो जाना। इस तरह के हार्मोन शॉर्ट ड्यूरेशन वाले भी होते हैं, जबकि फेरोमोन्स जो हैं सामान्य तौर पर शॉर्ट लिव्ड होते हैं। केमिकल कंपोजिशन में हार्मोन्स प्रोटीन हो सकते हैं, पेप्टाइड्स हो सकते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, जबकि जो गोनैड्स और एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स हैं वो स्टेरॉइड्स होते हैं। फेरोमोन्स एक तरह के वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें अल्कोहल्स, ईस्टर्स या कीटोन्स हो सकते हैं, जो कि प्राणियों की बॉडी में बनते हैं और उनके द्वारा स्रावित किए जाते हैं। ये वॉलेटाइल होते हैं, मतलब वाष्पीकृत हो जाते हैं, इसीलिए आसपास फैलकर दूसरे प्राणी तक भी पहुंचते हैं। हार्मोन का एक्शन या उनका जो टारगेट है वो एक ही प्राणी का रहता है, मतलब जिस प्राणी में हार्मोन स्रावित हुआ है उसी प्राणी की किसी दूसरे कोशिका, किसी दूसरे अंग तक ये जाकर काम करते हैं या उस पर टारगेट करते हैं, उसको उत्तेजित करते हैं या उस पर असर डालते हैं। जबकि फेरोमोन एक प्राणी से स्रावित होकर उसी जाति के दूसरे प्राणी पर असर डालता है। सेम जिस प्राणी ने उनको रिलीज़ किया है उस प्राणी पर उस फेरोमोन का असर नहीं होगा। आसपास उस जाति का, उस स्पीशीज़ का कोई दूसरा प्राणी प्रेजेंट है, जैसे दूसरी फीमेल है या कोई दूसरा मेल है, वो उस फेरोमोन को सेंस करके उस अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर उसमें चेंज
चेंजेस आते हैं बिहेवियर में, जबकि हार्मोन्स जिस प्राणी की ग्लैंड्स में स्रावित हुआ है उसी प्राणी की बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाता है। मूड स्विंग्स ला सकते हैं या ग्रोथ, डेवलपमेंट, डिप्रेशन, सेक्सुअल ड्राइव, इस तरह का किसी भी तरह का बदलाव खुद प्राणी के अंदर आने लगता है हार्मोन्स के कारण। हार्मोन्स का प्राइमरी रोल होम्योस्टेसिस है, इंटरनल होम्योस्टेसिस, मतलब प्राणियों के खुद के फायदे के लिए या खुद की ग्रोथ और खुद की बॉडी के मैनेजमेंट के लिए हार्मोन्स स्रावित किए जाते हैं। जबकि फिरोमोन्स हमेशा दो प्राणियों के बीच में कम्युनिकेशन, मेटिंग, डिफेंस या सिग्नलिंग के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले सिग्नल्स हैं या इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल्स हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, हार्मोन के एग्जाम्पल्स हैं इंसुलिन, टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन एंड एड्रेनलिन, जो कि ह्यूमन में भी स्रावित होते हैं और दूसरे एनिमल्स में भी हम देख सकते हैं। इसीलिए हमने बात की थी कि ये स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं होते, जबकि फिरोमोन्स स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। यहाँ पर फिरोमोन्स के एग्जाम्पल में हम सेक्स अट्रैक्टेंट देखते हैं, टेरिटरी मार्कर्स देखते हैं या अलार्म सेंट्स देखते हैं। बॉम्बिकॉल एक तरह का सेक्स हार्मोन है जो कि सिल्क मॉथ में फीमेल के द्वारा स्रावित किया जाता है। ऐसे ही फिरोमोन का एग्जाम्पल है फॉर्मिक एसिड, जो कि चींटियों के द्वारा स्रावित किया जाता है एक ट्रेल फिरोमोन की तरह, लाइन में चल के दूसरी चींटी को उसी तरफ बुलाने के लिए। तो इस तरह से आज हमने देखा कि किस प्रकार से हार्मोन्स और फिरोमोन्स दोनों ही केमिकल सिग्नल्स होते हुए भी प्राणियों में व्यवहार को किस तरह से परिवर्तित करते हैं या व्यवहार पे किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं।